जय हिंद साथियों, मैं चंदा। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 जो है नए साम्राज्य और राज्य, इसके बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर में हम मुख्यतः जानेंगे गुप्त वंश के बारे में, यानी गुप्त वंश पर शासन करने वाले शासक के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे इसी चैप्टर में जो प्राचीन समय के जो शासक थे इनके बारे में। तो हम आपको बता दें, प्राचीन समय में जो शासक थे इनके बारे में कौन कौन शासक थे इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें एक गुप्त वंश के एक प्रतापी शासक थे समुद्रगुप्त, इनके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे जो विक्रमादित्य, यानी जो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक जिनको कहा जाता है, तो उनको यानी विक्रमादित्य के बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे हर्षवर्धन के बारे में। उसके बाद जानेंगे पल्लव और चालुक्य वंश के योद्धाओं के बारे में। तो चलिए हम पहले जानते हैं समुद्रगुप्त के बारे में और जो समुद्रगुप्त के प्रशस्तियां के बारे में। तो आप लोग को पता होगा, यानी समुद्रगुप्त प्राचीन वंश के शासक थे। यानी हम इनके बारे में आज कैसे जानते हैं, इनके बारे में आज हम कैसे पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग को हम पिछले चैप्टर में बताए हैं कि प्राचीन समय के जो शासक थे, जो राजा थे, वो सब अब नोटिस बोर्ड यानी अभिलेख के माध्यम से जनता तक संदेश भेजते थे। जो भी नीति देना होता था वह अभिलेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाते थे। यानी प्राचीन समय में के बारे में हम अभिलेख के माध्यम से जानते हैं, उसके बाद पांडुलिपि के माध्यम से जानते हैं, उसके बाद पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से जानते हैं, पुरातत्वविदों के माध्यम से जानते हैं। उसी में एक समुद्रगुप्त है, इनको हम अभिलेख इलाहाबाद अभिलेख के माध्यम से जानते हैं। तो चलिए हम इनके बारे में जानते हैं और समुद्रगुप्त के प्रशस्तियां के बारे में जानते हैं। तो आप लोग को एक शब्द समझ में नहीं आया होगा, प्रशस्तियां ये क्या होता है। तो ये प्रशस्तियां का अर्थ की बात करें तो ये होता है प्रशंसा। यानी जो प्रशस्तियां जो शब्द है वह संस्कृत का एक शब्द है और इसका जो अर्थ होता है प्रशंसा, यानी बड़ाई। यानी समुद्रगुप्त का बड़ाई किया गया है। यानी आप लोग को सिंपल सा बता दे प्रशस्तियां का अर्थ, जो प्राचीन समय में जो राजा महाराजा थे उनके बारे में, या कहे तो प्रशंसा कहे या तो कहे बड़ाई कहे, ये सब इनके दरबारी कवि द्वारा प्रशस्तियां में लिखे जाते थे। तो उसी में एक कवि थे समुद्रगुप्त। तो इनके बारे में जानते हैं, इनके प्रशस्तियां के बारे में जानते हैं, इनका प्रशस्तियां में क्या क्या लिखा गया है इसके बारे में जानते हैं। तो इलाहाबाद के अशोक स्तंभ में खुद एक अभिलेख के माध्यम से समुद्रगुप्त के प्रशंसा को देखा गया है। यानी जो इलाहाबाद में या कहे तो प्रयागराज कहे, वहाँ अशोक स्तंभ पर खुद एक अभिलेख के माध्यम से हम समुद्रगुप्त के प्रशस्तियां या प्रशंसा के बारे में जानते हैं। तो ये प्रशस्तियां जो समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि हरिसेन थे, इन्होंने इलाहाबाद अभिलेख में लिखे थे। यानी जो समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि हरिसेन द्वारा इलाहाबाद के जो अशोक स्तंभ पर जो अभिलेख लिखा गया था, यानी समुद्रगुप्त के बारे में बड़ाई किए थे। तो हम जानते हैं उन्होंने क्या क्या बड़ाई अभिलेख पर किए थे। यानी हरिसेन द्वारा बड़ाई किया गया प्रशस्तियां के बारे में जानेंगे। तो हरिसेन ने बताया था कि ये जो समुद्रगुप्त है वह संगीत प्रेमी कवि है, यानी यह संगीत के प्रेमी कवि थे। उसके बाद इन्होंने प्रशस्तियां पर लिखे हैं कि समुद्रगुप्त के काल में ही जो सिक्के पर वीणा वादन का चित्रण किया गया था। यानी समुद्रगुप्त के काल में सिक्के पर वीणा वादन का चित्रण करके सिक्का का प्रचलन शुरू हुआ था। तो इसको याद रखिएगा, हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है किसके शासन काल में सिक्के पर वीणा वादन का चित्रण देखा गया था, तो वो थे समुद्रगुप्त। और तो और इन्होंने बताया है कि समुद्रगुप्त जो योद्धा है, यानी युद्ध जीतने वाले हैं। उसके बाद हरिसेन ने बताया है कि समुद्रगुप्त कवि है, यानी महान कवि के रूप में समुद्रगुप्त को इनके प्रशस्तियां पर दर्शाया गया है। उसके बाद दर्शाया गया है जो ईश्वर के स्वरूप
समुद्रगुप्त को माना गया है। यानी हरिसेन जो थे उन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में इतना ज्यादा बड़ाई कर दिया है कि उन्होंने बताया है कि इनको ईश्वर के समान मानते हैं। यानी ईश्वर का दर्जा समुद्रगुप्त को हरिसेन ने दे दिया है। उसके बाद जो समुद्रगुप्त जो थे वह मतलब विभिन्न राज्य को हराकर, मतलब राज्य के शासक को हराकर उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिए हैं। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। तो हरिसेन द्वारा वर्णित, यानी जो हरिसेन द्वारा वर्णित 4 प्रकार के राजा और उसके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियां, यानी जो हरिसेन जो प्रशस्तियां में वर्णित किए हैं वह 4 प्रकार के राजाओं के राज्य के बारे में वर्णित किए हैं और समुद्रगुप्त के नीतियां को बताए हैं। तो चलिए हम इसके बारे में जानेंगे और इस 4 प्रकार की नीतियां को हम मैप के माध्यम से जानेंगे। तो इन्होंने यानी हरिसेन ने बताया है कि आर्यावर्त यानी उत्तर भारत के 9 राजाओं को पराजित किया है। यानी हरिसेन द्वारा बताया गया है आर्यावर्त यानी भारत। तो हम आपको पिछले चैप्टर में बताए हैं कि भारत के 13 नाम थे जिसमें एक नाम आर्यावर्त भी था। तो इसके 9 राज्य को समुद्रगुप्त द्वारा पराजित कर दिया गया है। यानी 9 राज्य के शासक को समुद्रगुप्त ने पराजित करके उसका जो 9 जो राज्य है उसको अपने राज्य में मिला लिए हैं। यानी समुद्रगुप्त द्वारा 9 राज्य को हराकर उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिए हैं। तो चलिए हम आपको मैप के माध्यम से बताते हैं उत्तर भारत के 9 राज्य कौन कौन से थे इसके बारे में। तो बताते हैं आपको। तो NCERT क्लास 6 का जो बुक है उसका मानचित्र संख्या 7 है, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो आपको हम बताते हैं जो समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के जो 9 राज्य थे उसको अपने अधीन कर लिया पराजित करके। तो उत्तर भारत का क्षेत्र जो ये आप लोग को दिख रहा होगा ये येलो कलर का, तो इसमें है पाटलिपुत्रा हो गया, कन्नौज हो गया, उसके बाद प्रयागराज हो गया, नालंदा हो गया, मथुरा हो गया। ये सब को समुद्रगुप्त द्वारा अपने राज्य में मिला लिए ये सभी राज्य को। उसके बाद चलिए अब हम दूसरी नीतियां की ओर चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तब उन्होंने दक्षिणापथ के 12 राजाओं को पराजित कर दिया। यानी समुद्रगुप्त जो है उन्होंने फिर पहले उत्तर भारत के मतलब 9 राजा मतलब राज्य को अपने अधीन कर लिया। उसके बाद दक्षिणापथ के मतलब जो 12 राज्यों को अपने अधीन कर लिए, यानी उसके शासक को हराकर अपने अधीन कर लिए और वहां के जो शासक थे उन्होंने मतलब हार को स्वीकार करके समुद्रगुप्त के आगे समर्पित हो गए। तो चलिए अब जानते हैं जो दक्षिणापथ के कौन कौन से जो राज्य थे इसके बारे में। तो ये आप लोग को मानचित्र में दिख रहा होगा दक्षिणापथ के राज्य, यानी ये वाला क्षेत्र। यानी देखिए लाल डॉट से जो आपको दिख रहा है जिसमें आ गया अमरावती हो गया, पल्लव हो गया, कांजीपुरम हो गया, मदुरै हो गया, चोल हो गया। ये सब को समुद्रगुप्त ने मतलब अपने राज्य में मिला लिए थे ये सभी राज्य को। तो वहाँ के जो राजा थे यानी जो दक्षिणापथ के जो राजा थे उन्होंने समुद्रगुप्त के सामने समर्पित हो गए यानी मतलब हार को स्वीकार कर लिए। तब समुद्रगुप्त ने वहाँ के जो मतलब जो राज्य था उनको मतलब फिर वही शासक को दे दिए। यानी जो दक्षिणापथ के जो 12 जो राज्य थे और उसके जो शासक थे उसको फिर ये राज्य वापस कर दिए, यानी हार को स्वीकार किया इसलिए। उसके बाद जो मतलब समुद्रगुप्त जो है इन्होंने मतलब ये सभी राज्य को उनको दे दिया और उन्होंने बताया कि मतलब उनके आज्ञा का पालन इन सभी राज्य के शासक को करना होगा। उसके बाद इन्होंने टोटल 21 राजा को पराजित करके उसके राज्य को अपने अधीन कर लिए। उसके बाद चलिए अब हम तीसरा नीति की ओर चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो तीसरा नीति है पड़ोसी देशों का आंतरिक राज्य, यानी भारत के जो पड़ोसी देश है उसके आंतरिक राज्य, जिसमें आ गए थे
आ गए हैं असम, उसके बाद तटीय बंगाल हो गए, उसमें नेपाल आ गए, उसके बाद उत्तर पश्चिम हो गए, उसके बाद उत्तर पश्चिम के जो कई गण थे, संघ थे, ये सब के जो राज्य थे, इसको समुद्रगुप्त द्वारा मतलब पराजित करके और ये सभी राज्य को समुद्रगुप्त ने अपने अधीन कर लिए। तो चलिए आपको हम बताते हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में। तो ये आपको मैप में जो पिंक कलर का दिख रहा होगा, ये सब मतलब भारत के पड़ोसी देश थे, जिसमें असम पड़ोस मतलब असम हो गए, बंगाल हो गया, नेपाल हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया के जो गण और संघ थे, ये सब को समुद्रगुप्त ने पराजित करके इसके राज्य को अपने अधीन कर लिए। और मतलब समुद्रगुप्त ने बताया कि जो यहाँ के जो शासक थे, उन्होंने मतलब उनको बताया कि अब तुमको मेरा आज्ञा का पालन करना होगा, क्योंकि समुद्रगुप्त ने वहां के शासकों को हरा दिया और बताया कि अब तुमको मेरे आज्ञा का पालन करना होगा और मेरे अंडर मतलब काम करना होगा, हम जैसा कहेंगे वैसा करना होगा। और वहां के जो शासक थे, कहीं भी जाते थे तो वहां से समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। तो यही था उनका चौथा नीति। उसका चलिए तीसरा नीति, उसका चलिए अब हम चौथा नीति के बारे में जानते हैं। तो जो भारत के जो बाहरी राज्य के शासक थे, जिसमें कुषाण आते थे, उसके बाद शक आते थे, उसके बाद श्रीलंका के मतलब शासक आते थे, यानी श्रीलंका के कुछ मतलब राज्य के शासक आते थे। इन सब को भी समुद्रगुप्त ने पराजित करके और इनके जो राज्य की बात करें, ये सब को भी अपने अधीन कर लिए, यानी अपने राज्य में मिला लिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं भारत के जो बाहरी राज्य कौन कौन थे। तो आपको मैप में ये दिख रहा होगा नीला वाला भाग, यानी इसमें, और यहाँ दिख रहा होगा इसमें जो आता है श्रीलंका, ये सब को समुद्रगुप्त ने अपने अधीन कर लिए और मतलब बताया कि अब तुमको मेरे आज्ञा का पालन करना होगा। और वहाँ के जो शासक थे, वह समुद्रगुप्त के मतलब अधीन को स्वीकार कर लिया, यानी समुद्रगुप्त के आज्ञा को पालन करने लगे। और मतलब वहाँ के जो शासक थे, उन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त के साथ करने लगे, यानी जो भारत के जो बाहरी का जो राज्य था, वहाँ के जो शासक की बात करें, उन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त के साथ करने लगे और हार को स्वीकार कर लिए। तो समुद्रगुप्त के 4 नीतियां यही थी। उसके बाद चलिए हम आगे जानते हैं इस चैप्टर का अगले टॉपिक की ओर। तो वह है विक्रम संवत। तो आप लोग को ये विक्रम संवत क्या होता है ये बताते हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप में इस्तेमाल होने वाला प्राचीन हिंदू पंचांग या कहे तो कैलेंडर है, यानी जो विक्रम संवत जो है भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसमें उपयोग होने वाला एक प्राचीन हिंदू पंचांग का है या कैलेंडर का है, यानी ये प्राचीन कैलेंडर है। यानी जो विक्रम संवत जो है यह भारत के प्राचीन कैलेंडर है। जैसा कि आप लोग को हम पिछले चैप्टर में बताए हैं, ईसा मसीह के जन्म के बाद हम ईसवी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये जो कैलेंडर है यह अंग्रेज के द्वारा दिया गया कैलेंडर है, यानी जब हमारा देश मतलब आजाद था उस समय मतलब भारतीय लोगों का अलग कैलेंडर था, और जब मतलब देश गुलाम हो गया तब अंग्रेज ने इस कैलेंडर को मतलब अपनाने से इनकार करके उन्होंने स्वयं एक कैलेंडर बनाया जो ईसवी यानी ईसा मसीह के जन्म के जो बाद आता है वही था। तो इन दोनों में बहुत ज्यादा भिन्न है, यानी कहे तो जो ईसा मसीह के जन्म के बाद जो हम 2026 का प्रयोग करते हैं, यानी ईसवी शब्द का प्रयोग करते हैं, उसके बाद अगर हम भारत के प्राचीन कैलेंडर को देखते तो उसके अनुसार अभी 2083 रहता है, यानी विक्रम संवत, यानी जो इसके अनुसार अभी 58 साल ज्यादा है, यानी अंग्रेज द्वारा जो मतलब दिया गया कैलेंडर है उसके अनुसार विक्रम संवत का जो कैलेंडर है 58 साल आगे देखने को मिला है। तो यही भिन्नता। और विक्रम संवत का जो कैलेंडर है वह अभी भी भारत में उपयोग होता है, वह
ज्यादातर ब्राह्मणों को देखते होंगे लिए हुए, यानी ब्राह्मण द्वारा जो पत्रा बनाया जाता है, पंचांग बनाया जाता है पूजा पाठ का, ये सब विक्रम संवत के कैलेंडर के अनुसार ही बनाया जाता है। तो विक्रम संवत किस मतलब शासक के नाम पर पड़ा है, इसके बारे में अब जानते हैं। और उसके बाद जानेंगे विक्रम संवत के अनुसार नव वर्ष के बारे में, और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष के बारे में। तो जो सॉरी तो अब हम जानते हैं जो विक्रम संवत कैलेंडर है वह किस मतलब जो शासक थे उनके नाम पर पड़ा है। तो वह गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक की बात करें, वह थे चंद्रगुप्त प्रथम। इनके नाम पर गुप्त वंश के जो मतलब शासक थे द्वितीय, इनके नाम पर विक्रम संवत रखा गया है। यानी जो गुप्त वंश के जो शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त करके एक संवत का मतलब स्थापना किए थे, उसी के नाम पर यहाँ विक्रम संवत रखा गया है। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्होंने विक्रमादित्य का भी उपाधि धारण कर लिए। यानी विक्रमादित्य का अर्थ होता है पराक्रम का सूर्य, यानी पराक्रम का सूर्य। तो इन्हीं के नाम पर विक्रम संवत रखा गया था। उसके बाद हम आगे जानेंगे हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो मतलब नव वर्ष कब मनाया जाता है, और प्राचीन कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष कब मनाया जाता है। तो हिंदी कैलेंडर के अनुसार, यानी जो हम लोग का जो प्राचीन कैलेंडर था उसके अनुसार नव वर्ष की बात करें तो वो चैत माह के शुक्ल पक्ष से शुरू होता है। यानी कहे तो गांव घर की भाषा में जो रामनवमी होता है उस दिन से हिंदुओं का नव वर्ष शुरू होता है। और वही अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार बात करें नव वर्ष की तो वो 1 जनवरी से शुरू होता है। तो इसका ये भिन्न था। उसके बाद अक्सर मतलब जो हिंदी कैलेंडर का यूज धार्मिक पूजा पाठों में किया जाता था, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो है समुद्रगुप्त की वंशावली। यानी समुद्रगुप्त के वंशावली के बारे में जानते हैं, इसके परिवार के बारे में जानते हैं। तो समुद्रगुप्त की माता का नाम था कुमार देवी, जो लिच्छवीगण की मतलब महिला थी, यानी स्त्री थी। जो समुद्रगुप्त की जो माता थी वह लिच्छवीगण की महिला थी। उसके बाद इनके पिता की बात करें तो इनके पिता जो चंद्रगुप्त प्रथम थे वह गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। तो इसको याद रखेगा, आपसे अगर पूछा जाए गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त ने अधिराज यानी अधि महाराज का उपाधि धारण किए थे। यानी महाराज धीराज, यानी कहे तो जो समुद्रगुप्त के जो दादा कहे या चंद्रगुप्त के जो पिता कहे वह प्राचीन समय के महाराजा कहे जाते थे, या मतलब उन्होंने मतलब अपने वंश को आगे बढ़ाया था, इसलिए वह महाराजा कहे जाते थे। तो उन्होंने उन्हीं के मतलब उन्हीं के देखने की बात से कहे तो उन्हीं को देखकर, यानी अपने दादा को देखकर, अपने पिता को देखकर समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त जो प्रथम थे उन्होंने महाराज धीराज का उपाधि धारण कर लिए थे। तो वही है। उसके बाद समुद्रगुप्त के एक पुत्र थे, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके बारे में आप जानेंगे। और इसके दरबार में कौन कौन से मतलब रहते थे इसके बारे में जानेंगे। तो समुद्रगुप्त द्वितीय जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है समुद्रगुप्त के पिता है, यानी जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वह समुद्रगुप्त के पिता है। यानी इन्हें शक विजेता कहा जाता है। यानी आपको हम अभी ही बताए उन्होंने शक पर विजय प्राप्त करके एक संवत का स्थापना किए थे, इसलिए इनको शक विजेता भी कहा जाता था। और इन्होंने अपने क्षेत्र में सिक्के चलाए थे, इसके बारे में जानेंगे। तो इन्होंने मालवा क्षेत्र यानी
जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उनका क्षेत्र की बात करें तो वो मालवा था, और उन्होंने अपने क्षेत्र पर व्याघ्र शैली के सिक्के, चांदी के सिक्के चलाए थे। यानी आपसे पूछा जाए व्याघ्र शैली के सिक्के किस शासक ने चलाए थे, तो वो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसको याद रखिए। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन से आते थे, तो चंद्रगुप्त के द्वितीय मतलब द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे, तो इसको याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए किस शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे, तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद इन्हीं के दरबार में प्रसिद्ध कवि कवि भी रहते थे, यानी विद्वान कवि की बात करें वो रहते थे। तो इनके मतलब दरबारी कवि के बारे में जानते हैं, तो उसमें एक प्राचीन कवि थे कालिदास। ये मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से ही निकले थे। उसके बाद एक खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे, इन्होंने भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से ही निकले थे। उसके बाद अब हम जानेंगे गुप्त वंश, यानी गुप्त वंश के बारे में। यह कब से मतलब किस साल से शुरू हुआ था, इसके बारे में, इसके राजधानी के बारे में जानेंगे, इसके संस्थापक के बारे में जानेंगे, इस पर शासन करने वाले शासक के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। जो गुप्त वंश जो था वह 1700 साल पहले से शुरू हुआ, यानी आज से जो 17 साल पहले से गुप्त वंश शुरू हुआ था। और इसके गुप्त वंश का राजधानी था पाटलिपुत्र, यानी जो वर्तमान में जो पटना है वह गुप्त वंश का राजधानी था। और गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक श्री गुप्त थे, लेकिन इनको वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। इनके एक और शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम, इनको गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कहे जाते थे। तो चलिए जानते हैं गुप्त वंश को भारत में क्या कहा जाता था। तो गुप्त वंश यानी गुप्त काल में भारत को स्वर्ण युग कहा जाता था, यानी जो गुप्त का जो काल था वह भारत में उस काल को स्वर्ण युग कहा जाता था। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद गुप्त वंश पर शासन करने वाले 3 शासक के बारे में जानते हैं, इसके शासन काल के बारे में जानते हैं। तो प्रथम शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्हें वास्तविक संस्थापक भी गुप्त वंश का कहा जाता है, और इनका शासन काल था 319 ईस्वी से 334 ईस्वी। तो ये इसको याद रखिएगा। उसके बाद दूसरे शासक की बात करें, यानी चंद्रगुप्त का प्रथम का उपाधि अब इनके पुत्र यानी समुद्रगुप्त ने धारण कर लिए थे। तो इनका शासन काल था 335 ईस्वी से 375 ईस्वी। तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद इनके पुत्र थे चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने समुद्रगुप्त का उपाधि धारण कर लिए थे। तो इनका शासन काल था 375 से 415। यानी ये भी जो मतलब वंश के जो शासक थे यह वंशानुक्रम चलता था, यानी एक ही परिवार के लोग बनते थे। और अब हम चलिए जानते हैं समुद्रगुप्त के वो जो भारत का नेपोलियन कहा गया है इसके बारे में। तो गुप्त वंश के जो शासक थे समुद्रगुप्त, इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यानी आपसे पूछा जाए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था, तो वह समुद्रगुप्त थे। और इनको ये उपाधि किसने दिए थे इसके बारे में जानेंगे। तो समुद्रगुप्त को ये भारत का नेपोलियन का उपाधि बीसेठ विस्मत ने दिए थे। तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद चलिए हम आगे जानते हैं इस चैप्टर के मतलब अगले पॉइंट्स की ओर। तो वो था हर्षवर्धन का हर्षचरितम, यानी हर्षवर्धन का जो जीवनी की बात करें वह एक किताब हर्षचरितम चरित था, उसमें लिखा गया था। और यह बुक को किसने लिखे थे इसके बारे में जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं, इन्होंने लगभग 400 साल पहले शासन किए थे। यानी जो ये हर्षवर्धन जो मतलब शासक है, उन्होंने थानेश्वर पर लगभग 1400 साल पहले शासन किए थे। यानी इनके जो हर्षवर्धन अपने पिता का मतलब बड़े पुत्र नहीं थे, ये अपने पिता का मतलब छोटे पुत्र थे। यानी इनके पिता का देहांत हो गया, उसके बाद इनके बड़े भाई का देहांत हो गया, तब जाकर इन्होंने थानेश्वर का मतलब राजगद्दी को संभाला और वहां के शासक बन गए। तो वही बताया गया है, इन्होंने 1400 साल पहले शासन किया थानेश्वर पर।
उसके इसके दरबारी कवि यानी हर्ष चरित्र में हर्षवर्धन के बारे में जो लिखे हैं, इनके जो दरबारी कवि थे बाण भट्ट, इन्होंने संस्कृत में हर्षवर्धन की जीवनी को हर्ष चरित्र पर दर्शाया है। यानी अब आपको बताएंगे कि जो हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे, ये मतलब जो दरबारी कवि बाण भट्ट थे, वह उन्होंने संस्कृत भाषा में हर्षचरितम में हर्षवर्धन के जीवनी को लिखे थे। तो हर्षवर्धन के समय में ही बौद्ध धर्म का स्थापना हुआ था और बौद्ध धर्म का प्रचार चीन तक फैला था, तो इसके बारे में जानेंगे। तो हर्षवर्धन के समय में बौद्ध धर्म का स्थापना मतलब भारत में हुआ था, और ये जो बौद्ध धर्म का प्रचार की बात करें, वो उस समय भारत तक मतलब चीन तक पहुंचा था, और वहां से 3 चीनी यात्री मतलब यात्री या तीर्थ यात्री कहे तो वह बौद्ध धर्म के शिक्षा के लिए भारत आए थे, तो उसके बारे में जानेंगे। तो उसमें प्रथम यात्री की बात करें तो वो थे फाहियान, जो मतलब बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए भारत आए थे। उसके बाद दूसरे यात्री थे हेनसंग, इन्होंने भी बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए भारत आए थे। उसके बाद एक थे स्वयंसंग, इन्होंने भी मतलब भारत आकर बौद्ध धर्म की शिक्षा लिए थे। तो ये सब जो किस मतलब शासक के काल में भारत आए थे, तो वह थे हर्षवर्धन, तो इसको याद रखिएगा। अब चलिए हम इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट्स की ओर चलते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो लास्ट पॉइंट है पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन की प्रशस्तियां। जैसा कि आपको हम बताए हैं, प्रशस्तियां पर राजा महाराजा का विशेषता को दर्शाता है, यानी प्रशंसा के बारे में बताया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं, पहले बारी बारी से जानेंगे पल्लव वंश के बारे में, उसके बाद चालुक्य वंश के बारे में। तो पल्लव वंश के बारे में पहले जानते हैं। तो पल्लव वंश जो है दक्षिण भारत का प्रसिद्ध राजवंश है, यानी जो पल्लव वंश जो है वह दक्षिण भारत का प्रसिद्ध राजवंश है। और पल्लव वंश का जो राजधानी की बात करें तो इसका राजधानी है तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्र, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद पल्लव वंश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी थी कांचीपुर, यानी पल्लव वंश का राजधानी कांचीपुर था। और पल्लव वंश का उदय की बात करें तो इसका उदय 3री शताब्दी में हुआ था, तो इसको भी याद रखिएगा। अब पल्लव वंश मतलब प्रसिद्ध किस लिए थे इसके बारे में जानते हैं। तो यह वंश कला, स्थापत्य और शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, यानी हाथ से बनाए गए कला के लिए पल्लव वंश प्रसिद्ध था। उसके बाद स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था, उसके बाद शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं पल्लव वंश पर शासन करने वाले शासक के बारे में। तो उसमें एक शासक थे जिसे हम प्रथम शासक कहे, तो वह महेंद्र वर्धन प्रथम थे। उसके बाद नरसिंह वर्धन प्रथम थे, और लास्ट शासक थे नंदी वर्धन, तो इसको याद रखिएगा। अब हम चालुक्य वंश के बारे में जानेंगे। तो चालुक्य वंश के प्रसिद्ध मतलब शासक की बात करें तो वह थे पुलकेशिन द्वितीय, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद चालुक्य वंश की राजधानी की बात करें तो इसका राजधानी था कर्नाटक के आसपास के क्षेत्र, यानी जो कर्नाटक जो है उसके आसपास के क्षेत्र थे। उसके बाद दक्षिण भारत का प्रसिद्ध और प्राचीन राजवंश था। जैसा कि पल्लव वंश और जो चालुक्य वंश है वह दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध और प्राचीन राजवंश थे, और यह वंश कला, मंदिर निर्माण और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था। यानी आपसे पूछा जाए चालुक्य वंश किस लिए प्रसिद्ध था, तो वह कला निर्माण, उसके बाद मंदिर निर्माण और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था। यानी जो चालुक्य वंश के जो शासक थे उन्होंने पल्लव वंश के शासक के साथ युद्ध भी किए थे, इसलिए यह युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। अब हम जानते हैं जो पल्लव वंश के जो शासक थे या वहाँ के जो लोग थे वह मंदिर निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे। उसमें कुछ मंदिरों के बारे में बताया गया है। तो उसमें एक मंदिर है ऐहोल और एक मंदिर है बादामी मंदिर। यह सब चालुक्य कला के लिए प्रसिद्ध था, यानी चालुक्य के जो
शासक थे या कहे तो मतलब वहाँ के जो लोग थे उन्होंने मंदिर निर्माण बहुत भव्य तरीके से करते थे, इसलिए वहाँ के जो शासक थे प्रसिद्ध थे। अब हम जानते हैं जो गुप्त वंश को मतलब शिक्षा का केंद्र बताया गया है, वह किस लिए बताया गया है? तो गुप्त वंश के समय जो गुप्त वंश के जो मतलब संस्थापक है वह जो श्री गुप्त थे, उन्होंने उस समय मतलब भारत में एक शिक्षा का केंद्र यानी थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। उसके बाद जो गुप्त वंश को सोने मतलब गुप्त वंश के समय सोने के सिक्के चलाए गए थे, ये सब के लिए गुप्त वंश प्रसिद्ध था। यानी इस चैप्टर में ज्यादातर गुप्त वंश के बारे में बताया गया है। उसके बाद हम इस चैप्टर के मतलब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं, इसके महत्वपूर्ण तिथियां के बारे में जानते हैं। तो उसमें हम जानेंगे जो गुप्त वंश का जो कब शुरू हुआ था और इस पर मतलब शासन कब से चला था। तो गुप्त वंश 1700 साल पहले से शुरू हुआ था, यानी आज से जो 1700 साल पहले गुप्त वंश शुरू हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हर्षवर्धन जो कवि थे मतलब शासक थे, उन्होंने 1400 साल पहले शासन किए थे। तो यही था इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।